डन, लेट्स स्टार्ट। तो संडे का नमस्कार, सुबह 11:40 का टाइम। शुरू करते हैं डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म। डिसोल्यूशन का क्या मतलब है? डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप, दो चीजें हो गई। थ्योरी जितने भी पढ़ेंगे ध्यान रखना, ऑब्जेक्टिव में काम आती है। डिसोल्यूशन जो है, तो डिसोल्यूशन ऑफ फर्म एक हो गया और एक हो गया डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म और एक हो गया डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप। इसमें फर्म नहीं लिखा है, ठीक है, उसमें फर्म है और इसमें फर्म नहीं लिखा है। इसका क्या मतलब हो गया? इसका मतलब ये है कि पूरी की पूरी पार्टनरशिप यानी कि पूरी की पूरी दुकान ही बंद हो चुकी है। इसका मतलब क्या है? पूरी की पूरी दुकान बंद हो गई है। लेकिन इसका मतलब ऐसा नहीं है। इसका मतलब यह है कि उनके एग्रीमेंट में थोड़ा बहुत चेंज हुआ है। यानी कि सर हमने चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशो अमॉन्ग्स एग्जिस्टिंग पार्टनर पढ़ा। वो क्या था? वो था डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप। पुरानी जो एग्रीमेंट था वो डिसॉल्व हो गया, खत्म हो गया। डिसॉल्व यानी खत्म होना, समाप्त होना, समाप्त। हिंदी में देखोगे तो लिखा होगा साझेदारी का समापन। डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप हम हिंदी में लिखा होगा साझेदारी का समापन। नया चैप्टर है बेटा, इंडेक्स में देख लो, ठीक है। साझेदारी का समापन यानी कि पूरी की पूरी पार्टनरशिप ही जब खत्म हो जाएगी तो कहलाएगा डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म, ठीक। सिर्फ पार्टनरशिप बोला है, इसका मतलब है कि उनके बीच में जो पुराना एग्रीमेंट था वो चेंज हो गया है। एडमिशन किया तुमने, रिटायरमेंट और डेथ, ये सब क्या है? चेंज, डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप। पुराना जो एग्रीमेंट था वो खत्म हो गया, कोई नया आया और पार्टनरशिप एज इट इज कंटिन्यू है। जो बिजनेस कर रही थी उस बिजनेस में कंटिन्यू वर्किंग पर है। लेकिन डिसोल्यूशन ऑफ फर्म का क्या मतलब है? कि पूरी की पूरी पार्टनरशिप बंद हो गई। अब बोरिया बिस्तर उठा के कहीं दुकानदारी खत्म। अब पढ़ लेते हैं, ठीक है। बन गया, समझ में आ गया क्या है? क्लियर है? फिर से अब आगे थोड़ा सा थ्योरी पढ़ते हैं बुक में। डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप मींस चेंज इन रिलेशनशिप अमंग द पार्टनर्स बट द फर्म कंटिन्यूज। डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप का मतलब क्या है? कि इनका जो रिलेशन है वो चेंज हो गया है, यानी इनके बीच का जो एग्रीमेंट था वो चेंज हो गया, लेकिन पार्टनरशिप फर्म अभी भी कंटिन्यू चल रही है। देखो तुम्हारा बज रहा है। On the other hand, dissolution of firm means, on the other hand, दूसरी तरफ dissolution of firm का क्या मतलब है? कि means business of the firm is discontinued। बिजनेस जो फर्म का था वो क्या हो गया? डिसकंटिन्यू हो गया। That is closed and the firm is wound up। जो बिजनेस था वो बंद हो चुका है और जो दुकान थी वो भी क्या हो गई? बंद हो गई। यानी एसेट्स बेच दी गई हैं और लायबिलिटीज का पेमेंट कर दिया गया, ठीक है। डिसॉल्व एज अ रिजल्ट इकोनॉमिक रिलेशनशिप अमंग पार्टनर्स कम्स टू एन एंड। जो पार्टनर है, जो साझेदार है, उसके बीच में जो आर्थिक दोस्ताना व्यवहार था, आर्थिक यानी इकोनॉमिक, वो अब क्या हो चुका है? खत्म हो चुका है। ये है डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म। इतनी मेहनत सिर्फ इसलिए की है कि ऑब्जेक्टिव में आ सकता है। और यदि एमपी बोर्ड का बच्चा है तो वेरी इंपॉर्टेंट, मार्क कर लो, 100% पेपर में मिलेगा। राइट द डिफरेंस बिटवीन डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म एंड डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप। लिख लो, गारंटीड है, एग्जाम में आएगा ही आएगा 5 से 6 नंबर में, ठीक है। नहीं आया तो 4 नंबर में तो आना ही आना है। और ऑब्जेक्टिव में, सीबीएसई में ऑब्जेक्टिव में काम आएगा ही आएगा। डिसोल्यूशन ऑफ फर्म का मतलब है कंप्लीट डिसोल्यूशन ऑफ बिजनेस। पूरी तरह से बिजनेस बंद हो गया। पार्टनर का जो इकोनॉमिक रिलेशन था वो खत्म हो चुका है। अब बिजनेस नहीं होगा, जो खरीदी बिक्री हो रही थी वो बंद हो गई। एसेट्स बेच दी और लायबिलिटी का पेमेंट कर दिया। लेकिन डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप का क्या मतलब है? उनके पुराने जो एग्रीमेंट थे वो चेंज होके कुछ नया बन गया है। पार्टनरशिप एज इट इज कंटिन्यू बिजनेस कर रही है, ठीक है। आगे बढ़ूं, चलो।
तो डिफरेंस बिटवीन दिया होगा बुक में, मार्क कर लेना, वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक। अब डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म मींस डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप अमंग ऑल द पार्टनर्स इन द फर्म। सारी की सारी एसेट्स सेल करके रियलाइज कर दी और लायबिलिटीज को पेमेंट कर दिया, ठीक। मोड ऑफ डिसोल्यूशन ऑफ ए फर्म, मोड ऑफ डिसोल्यूशन ऑफ ए फर्म, इसको भी आईएमपी मार्क कर लो, एमपी बोर्ड आईएमपी मार्क कर लेना, क्योंकि ये क्वेश्चन तुमको थ्योरी में 100% मिलने के चांसेस होते हैं। मोड्स ऑफ डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप या क्लोज मेथड ऑफ डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप, मेथड ऑफ डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप, हाँ बराबर है, टाइप्स ऑफ डिसोल्यूशन या मेथड्स ऑफ डिसोल्यूशन। इसमें पहला है बाय म्यूचुअल एग्रीमेंट। बाय म्यूचुअल एग्रीमेंट, म्यूचुअल मतलब आपसी, म्यूचुअल मतलब आपसी, खुद के से समझौता कर लिया। म्यूचुअल का मतलब क्या होता है, आपस में खुद में समझौता कर लिया कि अब हम पार्टनरशिप को क्या करते हैं, बंद कर देते हैं, डिसॉल्व कर लेते हैं, बराबर है। एटलीस्ट 1 घंटे थ्योरी चलेगी, कोशिश करूंगा जल्दी समेट दूं, लेकिन चूंकि ऑब्जेक्टिव को ध्यान में रखना है इसलिए थोड़ी सी थ्योरी पे जोर देने का है। तो म्यूचुअल एग्रीमेंट का क्या मतलब है कि पार्टनर्स ने आपस में डिसाइड कर लिया, दे हैव डिसाइडेड टू क्लोज द बिजनेस, ठीक, और एंड द रिलेशनशिप, इकोनॉमिक रिलेशनशिप। उसके बाद कंपल्सरी डिसोल्यूशन, कंपल्सरी डिसोल्यूशन यानी कानूनी रूप से आपको बंद ही करना पड़ेगा। क्यों बंद करना पड़ रहा है, हो सकता है आपने पहले से कोई एग्रीमेंट कर रखा हो, आपका टाइम खत्म हो गया हो, या आप हो सकता है इलीगल एक्टिविटी में इन्वॉल्व हो गए हो, या हो सकता है कि आपकी जो लिमिट है मैक्सिमम पार्टनर की, उस लिमिट को आप एक्सीड कर गए हो। कंपल्सरी डिसोल्यूशन का क्या मतलब है, कब कब हो सकता है, व्हाट आर द सिचुएशंस कि कंपल्सरीली आपको क्या करना है, पार्टनरशिप को खत्म करना है। तो या तो आपका पार्टनर पागल हो जाए, लूनेटिक, ड्रामेटिक, ड्रंकन हो जाए, या वो क्या हो जाए, इंसॉल्वेंट हो जाए। इंसॉल्वेंट मतलब वो अपनी लायबिलिटीज का पेमेंट ना कर पाए, है ना, अपनी लायबिलिटीज का पेमेंट ना कर पाए तो वो इंसॉल्वेंट हो गया, उस पर कोई कोर्ट केस हो गया, मोरल टर्पिट्यूड, उसने जनरल पब्लिक को कोई नुकसान पहुंचा दिया, सीआरपीसी का कोई केस कर दिया उस पर क्रिमिनल, जेल हो गई उसको, है ना, पगला जाए, पागल हो जाए, माइंड से, दिमागी रूप से असंतुलित हो जाए, तो फिर उसको क्या करना है, या तुम्हारी जो नंबर ऑफ पार्टनर है वो ही ज्यादा हो जाए लिमिट से, या फिर कोई तुम इलीगल बिजनेस करने लग जाओ, है ना, तंबाकू बेचते बेचते तुम गंजे हो जाओ, है ना, हीरोइनों की बात करना शुरू कर दो तुम, है ना। वैसे भी अभी ड्रग माफिया पे बहुत ज्यादा चल रहा है ना, कितने 2-3 मकान तो कल ही तोड़े, परसों ही। तो मतलब इस तरह से किसी भी बिजनेस में इन्वॉल्व हो तो उसको कानूनी रूप से फिर कंपलसरी आपको बंद करना ही पड़ेगा, यदि सरकार की नज़रों में आ गए तो, ठीक है। बाय नोटिस, बाय नोटिस मतलब जितने भी पार्टनर हैं उन्होंने आपस में एक दूसरे को प्रेम पत्र लिख दिया। क्या लिखा है प्रेम पत्र पर, लिखा क्या, बस यार बहुत हुआ दोस्ताना, बंद करो, अब पार्टनरशिप को बंद करो। एक दूसरे को नोटिस भेज दिया कि मैं तो भैया बिजनेस नहीं करना चाहता, अब तो मैं, है ना, हिमालय पर्वत पे जाके आसन लगाऊंगा और जीवन वहीं गुजारूंगा, है ना, हिमाचल प्रदेश पे जाऊंगा और वहाँ की वादियों में ठंडा मौसम है, मस्त किसी गुफा में घुस के और जीवन का असली आनंद लेना है, बहुत हो गया, है ना। तो ये नोटिस हो गया। उसके बाद ऑन हैपनिंग ऑफ एन इवेंट, कोई ऐसा इवेंट हो गया जिसकी वजह से बंद करना पड़ा, कोई पार्टनर ने पड़ गया, है ना, तुम्हारा जो वेंचर था, वेंचर यानी जिस काम के लिए तुमने पार्टनरशिप किया था वो काम कंप्लीट हो गया। एग्जाम्पल के तौर पर यूं समझो कि तुमको एक रोड बनानी थी, चलो मान लो इंदौर से खंडवा तक की खंडवा रोड को बनाना था 6 लेन, ठीक है, अकेले बनेगी नहीं क्योंकि डिस्टेंस भी बहुत है और बाधाएं भी बहुत है, पैसा बहुत लगेगा। तुम दो कंस्ट्रक्शन, जो 2 बिल्डर हैं उन्होंने आपस में एग्रीमेंट कर लिया कि ये जब तक ये वेंचर चलेगा हम पार्टनर हैं, और ये काम चला 4 साल, 4 साल में रोड बन के तैयार हुई, तो 4 साल तक तुम पार्टनर हो। जैसे ही वेंचर कंप्लीट हुआ, काम कंप्लीट हुआ, वैसे ही तुम डिसॉल्व कर लोगे, पार्टनरशिप हमको खत्म कर दोगे, ठीक है।
उसके बाद तुम्हारी जो टर्म्स एंड कंडीशंस थी वो फुलफिल, मतलब उसको यदि तुमने वो कर दिया, फॉलो नहीं किया, उसमें कोई ब्रीच है, धोखाधड़ी कर दी, तो भी खत्म। उसके बाद डिसोल्यूशन बाय कोर्ट। डिसोल्यूशन बाय कोर्ट मतलब हो सकता है तुम किसी क्रेडिटर का पेमेंट नहीं दे रहे थे, सप्लायर जो था उसका तुम पेमेंट नहीं दे रहे थे, उनने गया कोर्ट केस कर दिया, बोले ये तो बंद करवाओ इससे, या कोई दूसरा बंदा चले गया कोर्ट तुम्हारे अगेंस्ट कि इनके यहाँ इलीगल एक्टिविटी हो रही है, इनका बंद करवाओ, या कोर्ट ने खुद ही उसको ऐसा लगता है कि इनको बंद करवा देना चाहिए, इनका बिजनेस सही नहीं है, पब्लिक वेलफेयर में नहीं है, गलत बिजनेस कर रहे हैं, तो फिर कोर्ट भी तुम्हारा बिजनेस बंद करवा सकती है। ठीक है, अच्छे से क्वेश्चन को आईएमपी मार्क कर लेना, एक तो डिफरेंस बिटवीन और एक ये। ठीक है, आगे बढ़ता हूँ। सेटलमेंट ऑफ अकाउंट। अब सेटलमेंट ऑफ अकाउंट का मतलब क्या है कि जो लायबिलिटीज हैं उनका पेमेंट कैसे करोगे, तो जो बिजनेस में कैश है वो उससे पेमेंट कर दोगे, उसके बाद जितनी भी एसेट्स हैं उनको बेचोगे, जो पैसे वसूल होंगे लायबिलिटीज का पेमेंट कर दोगे। इसके बाद भी कोई लायबिलिटी बच गई तो फिर पार्टनर पर्सनली लायबल होगा, पार्टनर अपनी घर की संपत्ति बेचेगा, बर्तन भांडे बेच के फिर लायबिलिटी का पेमेंट करेगा, क्योंकि पार्टनर की लायबिलिटी अनलिमिटेड होती है। ठीक है, पार्टनर्स अनलिमिटेड लायबल होते हैं और पर्सनली लायबल होते हैं। ठीक है, ओके, नेक्स्ट अकाउंटिंग ट्रीटमेंट डिसोल्यूशन में क्या होगा। अच्छा, मैंने कुछ थ्योरी लिखी नहीं है, बुक से ही पढ़ दी है ना, तो तुम उस हिसाब से काम चला लेना। उसके बाद अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ डिसोल्यूशन। अब अकाउंटिंग ट्रीटमेंट जो होगा तो अब इसके लिए तुम लिखो और लिखना शुरू करो। इसके लिए तुम लिखो अकाउंटिंग ट्रीटमेंट पहला तुमको बनाना है रियलाइजेशन अकाउंट और रियलाइजेशन अकाउंट, नॉट रिवैल्यूएशन। ठीक है, रिवैल्यूएशन नहीं है, ये रियलाइजेशन है। ठीक है, रियलाइजेशन अकाउंट। रियलाइजेशन अकाउंट के बाद तुम जो बनाओगे वो बनाओगे पार्टनर लोन अकाउंट। यदि क्वेश्चन ने बोला तो पार्टनर लोन अकाउंट। उसके बाद तुमको बनाना है पार्टनर कैपिटल अकाउंट। कैपिटल अकाउंट। उसके बाद भी कुछ बनाना पड़ा तो तुम बनाओगे फिर कैश या बैंक अकाउंट। ये 4 अकाउंट तुमको बनाने पड़ सकते हैं। ठीक है, लोन अकाउंट का बन गया है। ठीक है, ये 4 अकाउंट बनाना पड़ सकता है। पार्टनर्स लोन अकाउंट हमारे सिलेबस में इस सेशन में नहीं है। ठीक है, ये पार्टनर लोन अकाउंट हमारे सेशन में नहीं है और इसे नॉर्मली तुमको ज़रूरत सिर्फ इसकी और इसकी पड़ती है, बस ये 3 अकाउंट ही बनाने पड़ते हैं नॉर्मली भी, चाहे वो सिलेबस में हो या ना हो। ठीक है, अच्छा, मेन है इसमें जर्नल एंट्री। आजकल वो जर्नल एंट्री में बहुत ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं। तो चलो, नोट कर लिया है ना, नोट करते जाना, आगे बैठना है आगे बैठो, पीछे बैठना पीछे बैठो, जहाँ बैठना है वहाँ बैठना, बट पढ़ाई लिखते जरूर जाना। ठीक है, आलस मत करना। चलें आगे, एक एक का फॉर्मेट हमें देखना है, लेकिन पहले हम इनकी देखते हैं जर्नल एंट्री। देखो, कैश अकाउंट और कैपिटल अकाउंट का फॉर्मेट वही है जो तुमने आज तक जीवन में पढ़ा होगा, सिर्फ रियलाइजेशन अकाउंट का फॉर्मेट है जिसकी बात हम थोड़ी देर बाद कर लेंगे। लेकिन अभी हाल जो हम करेंगे वो करेंगे जर्नल एंट्री लिखने का काम। अभी हम हेडिंग जो देंगे वो क्या देंगे, जर्नल
एंट्री, जर्नल एंट्री, ठीक है। पहला फॉर क्लोजिंग एसेट्स अकाउंट, फॉर क्लोजिंग एसेट्स अकाउंट। इसका मतलब ये है कि तुमने सेल कर दिया फिक्स्ड एसेट्स को, आपने क्या कर दिया, बेच दिया। जो आपकी दुकान में फिक्स्ड एसेट्स थी उसको आपने बेच दिया। पर्टिकुलर डेबिट और क्रेडिट ये जर्नल एंट्री का फॉर्मेट है, उसी को फॉलो करना है। बहुत सारी एंट्रियां हैं और बहुत इंपॉर्टेंट है। मैक्सिमम टाइम इस चैप्टर से आजकल वो जर्नल एंट्री ही पूछने की कोशिश कर रहे हैं। एंट्रियां फिक्स होती हैं, 2-4 क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करोगे तो तुमको खुद को समझ में आ गई, ये तो बार बार वही एंट्रियां करनी है, ठीक है। अभी इसकी एंट्री क्या करोगे, जितनी भी एसेट है रियलाइजेशन अकाउंट को डेबिट करोगे, रियलाइजेशन अकाउंट को क्या करोगे, डेबिट कर दोगे, और सारी की सारी एसेट्स, ऑल एसेट्स क्रेडिट कर दोगे, ठीक है। किस वैल्यू पे, बुक वैल्यू पे। किस वैल्यू पे करोगे, बुक वैल्यू पे। बुक वैल्यू का क्या मतलब है कि जितने में तुम्हारी बैलेंस शीट में वैल्यू लिखी हुई है उतनी वैल्यू से ये एंट्री कर दोगे, ठीक है। बराबर, आगे बढ़ूं। अब अगली जो एंट्री होगी वो किसके लिए होगी, मान लो यदि कोई एसेट है और उसके लिए यहां पे प्रोविजन बना है। मान लो कोई एसेट है और उसके लिए तुम्हारा क्या बना है, रिजर्व बना है। जैसे इन्वेस्टमेंट है तो इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व बनाते हो, तो फिर उस केस में क्या करना है तुमको, उस केस में तुम्हें ये करना है, फॉर रिजर्व अगेंस्ट एसेट। तो उसके लिए तुम क्या करोगे, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व अकाउंट डेबिट करोगे और टू रियलाइजेशन अकाउंट करोगे। रियलाइजेशन अकाउंट को उससे क्रेडिट कर दोगे, ठीक है। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट है तो उसके लिए क्या करोगे, पीएफडीडी के लिए क्या करोगे बेटा, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट भी बनता है ना, डेटर्स पे प्रोविजन बनता है, तो उसके लिए क्या करोगे, पीएफडीडी, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट। ठीक है, फोर्थ, बराबर है। यदि कोई प्रोविजन वगैरह बना है तो प्रोविजन को ऐसी जर्नल एंट्री तुमको पास करनी है। आगे बढ़ते हैं। अब मान लो कि कोई फिक्टिटियस एसेट है। अच्छा, एक काम और है, हाँ, कोई फिक्टिटियस एसेट है तो उसका क्या करोगे। फिक्टिटियस एसेट मतलब जैसे लॉस है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का डेबिट बैलेंस है, एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस अकाउंट है, तो उसको क्या करोगे, तो उसको पार्टनर की कैपिटल से एडजस्ट करोगे। उसको क्या करोगे, पार्टनर की कैपिटल से एडजस्ट करोगे। एक काम और कर लेते हैं, यदि एसेट्स, ये तो तुमने क्या की, उठा के कहां डाल दी, रियलाइजेशन में। बेचोगे भी तो सही, रियलाइजेशन यानी वसूल करना, वसूली खाता। रियलाइजेशन का मतलब होता है वसूल करना, तो वसूली करने का मतलब क्या है कि तुमने इन एसेट्स को उठा के बेच दिया तो उनसे कुछ वसूली भी तो होगी। वसूली होगी तो एंट्री क्या करोगे, ये देखो, एंट्री होगी बैंक अकाउंट डेबिट करोगे, क्या करोगे, बैंक अकाउंट को डेबिट करोगे, सेल ऑफ एसेट, ठीक है, और रियलाइजेशन अकाउंट को क्रेडिट करोगे टू रियलाइजेशन अकाउंट।
रियलाइजेशन अकाउंट को क्रिएट कर दोगे। ठीक है, कब? जब एसेट्स सेल करोगे तब। बराबर है। उसके बाद यदि कोई फिक्टिटियस एसेट है, फिफ्थ एंट्री, कोई फिक्टिटियस एसेट है। फिक्टिटियस एसेट कैसे है? तो उसको कहां से एडजस्ट करोगे? अच्छा, एक काम और कर लेते हैं, लायबिलिटी को भी कर लेते हैं। तो फॉर लायबिलिटीज, फॉर क्लोजिंग लायबिलिटीज। अभी लायबिलिटीज का क्या करोगे ये देखो, है ना। लायबिलिटी के लिए तुम जो एसेट के लिए एंट्री है उसकी रिवर्स करोगे, यानी लायबिलिटी के लिए तुम्हारी एंट्री होगी लायबिलिटी अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट। ठीक है। अब जब तुम लायबिलिटी को पे करोगे, पेमेंट ऑफ लायबिलिटी, एक चीज और है बेटा, ये जो लायबिलिटी है ना, ये आउटसाइड होना चाहिए। आउटसाइड मतलब अदर देन पार्टनर, पार्टनर से रिलेटेड लायबिलिटी नहीं होना चाहिए। जैसे पार्टनर का लोन नहीं होना, है ना, पार्टनर का लोन नहीं होना, पार्टनर की कैपिटल नहीं होना, पार्टनर से रिलेटेड कोई भी आइटम है, जनरल रिजर्व, ये कुछ भी नहीं होना चाहिए। आउटसाइड जो पार्टनर को छोड़ करके किसी अदर पर्सन को पेमेंट देना है वो। ठीक है, फिर उस लायबिलिटी पेमेंट करोगे आउटसाइड लायबिलिटी का। आउटसाइड लायबिलिटी का पेमेंट करोगे तो एंट्री क्या होगी? रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट होगा और बैंक अकाउंट क्रेडिट होगा टू बैंक अकाउंट। ठीक है, बराबर। उसके बाद मेन समस्या आती है रियलाइजेशन एक्सपेंसेस की। उसका ट्रीटमेंट हम अलग से देखेंगे। ठीक है, उसके लिए जो जर्नल एंट्री है वो हम अलग से देखेंगे। चलो शुरू करते हैं। क्या हो गया बेटा? ओके, ये यहां तक लिख लिया क्या? लिख लिया? कोई समस्या है क्या? पेन एक्स्ट्रा है क्या? नहीं है एक्स्ट्रा, ऑफिस में रखा, ले लो। वो बोल रहा मेरे को भी दो। फॉर रियलाइजेशन हेडिंग दो, एक्सपेंसेस। रियलाइजेशन एक्सपेंसेस का क्या? रियलाइजेशन एक्सपेंसेस में तुम्हारे पास तीन चीजें हैं, तीन केस हैं। रियलाइजेशन एक्सपेंसेस के लिए तुम्हारे पास तीन सिचुएशन हैं जिन पर तुमको डील करना है। देखो क्या है। पहला ऐसा ही लिखना। पहला, when realization expenses are borne, B-O-R-N, borne and also paid by partner। देखो पार्टनर को क्या हो रहा है? पार्टनर ही बियर करेगा। बोर्न मतलब वो जो रियलाइज करना है, फिक्स्ड एसेट्स बेचना है, वसूली करना है। डिसोल्यूशन की एक्टिविटी में जितने भी एक्सपेंसेस होंगे वो सारे के सारे
कौन बियर करेगा? पार्टनर। और पेमेंट भी कौन करेगा? पार्टनर। तो उसके लिए एंट्री क्या करोगे तुम? रियलाइजेशन टू पार्टनर कैपिटल। उसके लिए एंट्री क्या करोगे? रियलाइजेशन टू रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर कैपिटल। ठीक है, बराबर। जो भी पार्टनर रेडी होगा रियलाइज करने के लिए वो, ऐसा करोगे क्या? नो एंट्री ये एंट्री करोगे? नहीं, उस केस में कोई भी एंट्री नहीं होगी। तो यहां लिख लो, क्या लिखोगे यहां पे? नो एंट्री। इसकी बुक्स में कोई एंट्री नहीं होगी। सेकंड, सेकंड हेडिंग दो। When realization expenses borne and paid by firm। जब रियलाइजेशन एक्सपेंसेस बियर भी कौन करेगा? फर्म। और पेमेंट भी कौन देगा? फर्म। तो एंट्री क्या होगी? रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट। वो मैंने लाइन खींची, उसके ऊपर चल गई, ये काटा नहीं है मैंने। रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू कैश और बैंक, टू कैश या बैंक अकाउंट। ठीक है। थर्ड, when realization expenses borne by firm but paid by a partner। अभी बियर कौन करेगा एक्सपेंसेस को? फर्म। अल्टीमेट बर्डन किस पे आएगा? फर्म के पास। लेकिन पेमेंट कौन ने दे दिया? पार्टनर ने। तो एंट्री क्या करोगे? रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू कंसर्न्ड पार्टनर कैपिटल अकाउंट। जिस पार्टनर ने पेमेंट दे दिया उस पार्टनर की कैपिटल को क्रिएट कर दोगे। जैसे मान लो एक्स, वाई और जेड पार्टनर हैं और वाई ने क्या करा? रियलाइजेशन एक्सपेंसेस का पेमेंट कर दिया। तो तुम रियलाइजेशन एक्सपेंसेस को डेबिट करोगे, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट करोगे और वाई की कैपिटल को क्रिएट कर दोगे। ठीक है। जिस पार्टनर ने पेमेंट दे दिया उस पार्टनर की कैपिटल को क्रेडिट कर दोगे। ठीक है, बराबर है। चलो, कोई दिक्कत होगी तो बता देना। नेक्स्ट केस, चौथा केस। चौथा केस कुछ यूं है। When any of the partner agrees to carry out dissolution for an agreed remuneration
इंक्लूडिंग डिसोल्यूशन एक्सपेंस। देखो कोई पार्टनर है वो क्या कह रहा है कि जो डिसोल्यूशन की प्रक्रिया है उस पूरी प्रक्रिया को अंजाम तक मैं पहुंचाऊंगा, इसके लिए मैं इतने पैसे लूंगा, जिसमें रियलाइजेशन के एक्सपेंसेस भी शामिल हैं। पार्टनर ने क्या बोला, ए बी सी 3 पार्टनर हैं। ए क्या बोल रहा है कि ये जो डिसोल्यूशन हो रहा है ना ये मैं करूंगा, ठीक है, मेरे को इतना पैसा चाहिए बदले में, जो भी खर्चा लगेगा वो मेरा। ये लिखा है यहाँ मैंने कि जब पार्टनर क्या कर रहा है, इस बात पे एग्री है कि मेरे को एक फिक्स अमाउंट दे दो, मैं पूरा का पूरा रियलाइजेशन का काम कंप्लीट कर दूंगा, जो खर्चा लगेगा वो भी मैं उठाऊंगा, ठीक है। तो एंट्री क्या करोगे, वही ऊपर वाली एंट्री रिपीट होगी, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू कंसर्न पार्टनर कैपिटल अकाउंट, ठीक है। पांचवा है फिफ्थ केस, when realization expenses are borne by a partner and paid by firm रियलाइजेशन एक्सपेंसेस का पेमेंट किसने किया, फर्म ने, लेकिन उसको बियर कौन करेगा, पार्टनर। तो एंट्री क्या होगी, पार्टनर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैश या बैंक। और यहां पे किस पार्टनर की कैपिटल डेबिट करोगे, जिस पार्टनर ने बोला है कि भैया ये एक्सपेंसेस मैं बियर करूंगा, उस पार्टनर की कैपिटल को यहां क्या कर दोगे, डेबिट कर दोगे, ठीक है। हो गई एंट्रियां। इतनी एंट्रियां लिख ली क्या, तो मैं हटाऊं फिर इसको, सारी लिख लें, है ना। जिन्होंने नहीं लिखी 2 मिनट का समय देता हूं, पॉज करके लिख लो, ये स्क्रीनशॉट ले लो। एक बार इसको मैं एक्सप्लेन कर देता हूं, है ना। देखो यहां पर पहली जो एंट्री है वो किस लिए है कि आप एसेट्स को क्या कर रहे हो, क्लोज कर रहे हो। एसेट्स को क्लोज करने के लिए एंट्री क्या करोगे, रियलाइजेशन टू ऑल एसेट। और ऑल एसेट जो लिखोगे वो किस वैल्यू पे लिखोगे, जो तुम्हारे बैलेंस शीट में लिखी है वो। उसके बाद यदि तुमने किसी एसेट के अगेंस्ट रिजर्व बना के रखा है, जैसे इन्वेस्टमेंट के लिए बनाते हो इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व, डेटर्स के लिए बनाते हो प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स, तो उनके लिए एंट्री होगी, जो रिजर्व बना रखा है उसको डेबिट करोगे, रियलाइजेशन को क्रेडिट करोगे। PFDD प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट डेबिट करोगे, रियलाइजेशन को क्रेडिट करोगे। उसके बाद यदि एसेट्स बेच के कुछ पैसे वसूल होते हैं तो जिस वैल्यू में तुमने सेल कर दिया उसको बैंक के अकाउंट के नाम से डेबिट करोगे और रियलाइजेशन से क्रेडिट कर दोगे। डेबिट क्रेडिट दोनों बराबर वैल्यू होना चाहिए। उसके बाद अकाउंटिंग ट्रीटमेंट तुम किसका, क्लोजिंग लायबिलिटीज को यदि बंद करना है, लायबिलिटी कैसी होनी चाहिए, आउटसाइड लायबिलिटी। आउटसाइड लायबिलिटी का क्या मतलब है, वो लायबिलिटी जो पार्टनर से रिलेटेड नहीं है, तो वो लायबिलिटी डेबिट करोगे और रियलाइजेशन क्रेडिट करोगे। फिर जब इनका पेमेंट करोगे, अच्छा इनकी भी वैल्यू किस पे लोगे, बुक वैल्यू, यानी जो बैलेंस शीट में लिखी है। जैसे मान लो पार्टनर का लोन दिया है और पार्टनर की वाइफ का लोन दिया है, तो पार्टनर का लोन यहाँ नहीं लिखोगे, लेकिन पार्टनर की वाइफ का लोन यहाँ लिखोगे, उसको आउटसाइड लायबिलिटी ट्रीट करोगे, ठीक है। पार्टनर का खुद का लोन है तो नहीं लिखोगे, लेकिन उसकी वाइफ का लोन है तो लिखोगे। ये पॉइंट आता है एग्जाम में, क्वेश्चन में आएगा, ठीक है। फिर इसका पेमेंट करोगे तो रियलाइजेशन टू बैंक एंट्री कर दोगे, जिस वैल्यू पे पेमेंट होगा वो। उसके बाद रियलाइजेशन एक्सपेंसेस से रिलेटेड, अभी रियलाइजेशन एक्सपेंसेस का क्या है
कि जब रियलाइजेशन एक्सपेंसेस बियर कौन करेगा, पार्टनर, और पेमेंट भी कौन करेगा, पार्टनर, तो एंट्री की जरूरत नहीं, पार्टनर जाने उसका काम है। फिर सेकंड सिचुएशन में जब गए तो बियर कौन कर रहा है, फर्म, और पेमेंट भी कौन कर रहा है, फर्म, तो रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू कैश या बैंक अकाउंट। उसके बाद रियलाइजेशन एक्सपेंसेस को बियर फर्म कर रही है, लेकिन पेमेंट किसने दे दिया, पार्टनर ने, तो जिस पार्टनर ने पेमेंट दिया उसकी कैपिटल को क्रेडिट कर दो और रियलाइजेशन को डेबिट कर दो। उसके बाद यदि मान लो कोई पार्टनर इस बात के लिए एग्री होता कि पूरी की पूरी डिसोल्यूशन की प्रोसेस को मैं करूंगा, इसके बदले मैं इतने रिम्यूनरेशन यानी मेहनताना ले लूंगा, मेरी फीस लूंगा, और तुम्हें रियलाइजेशन एक्सपेंसेस से कोई लेना देना नहीं है, वो भी मेरी जिम्मेदारी है, तो उसके लिए भी सेम एंट्री होगी, रियलाइजेशन टू कंसर्न पार्टनर कैपिटल। फिर रियलाइजेशन एक्सपेंसेस बियर पार्टनर करेगा, लेकिन पेमेंट किसने दे दिया, फर्म ने, तो फर्म क्या करेगा, उस पार्टनर को डेबिट कर देगा और बैंक को क्रेडिट कर देगा। इतनी एंट्रियां होंगी, इतनी एंट्रियां आप नोट करो, इतना समझो। उसके बाद हम अगले पार्ट में मिलेंगे, पार्ट 1 के बाद पार्ट 2 में मिलेंगे। ओके, धन्यवाद।